दोस्तों नमस्कार। हमारे स्कूल लेक्चर आरपीसी का हमारा जो कोर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स मैं कहूँगा। इम्पोर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि 60 नंबर का पार्ट है, 60 नंबर का एक बहुत बड़ा पार्ट इसको अपन कहेंगे। और रोल ऑफ सक्सेस में इसका बहुत बड़ा रोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, आईसीटी वाले इस पार्ट का। अब इस पार्ट को हमें कैसे और किस लेवल पे तैयार करना है उसकी मैं चर्चाएं आप लोगों के साथ करूंगा। आपको बताऊंगा भी कहाँ क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किनका नहीं रखना है। दो सवाल आपके जहन में हमेशा आएंगे कि सर क्रेडिट लेवल में हमने डीपली पढ़ा लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या इसको लेक्चर सेकंड ग्रेड में हमें कैसे पढ़ना चाहिए। दो चीज़ें हैं, हो सकता है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा और पेपर ईजी आ गया हो, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार पेपर ईजी आए। हो सकता है आरपीएससी का यदि अपन पैटर्न देखें, इसको लेक्चर के यदि अपन पेपर्स देखें तो आपको देखने पे पता लगेगा कि आरपीएससी का लेवल हर साल अच्छा बढ़ता गया है, अच्छा होता गया है। जो 2014 में था, 2012 में था, 2018 में और अच्छा पूछा गया, 2020 में जो संस्कृत एजुकेशन के पेपर हुए स्कूल लेक्चर के, वो और बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए। कहने का मतलब ये है कि लेवल बढ़ता है आरपीएससी का। तो मैं आपको यही कहूँगा, ना तो मैं डरा रहा हूँ ना मैं ये कहूँगा, आप अपनी अंतर आप मन की आवाज़ सुनिए कि मुझे किस लेवल पे पढ़ना है। हाँ, ऑनलाइन कोर्स में मैं आपके अकॉर्डिंग करा सकता हूँ। एक तरीका है कि हम बहुत डीपली और हर चीज़ को पढ़ें, और एक तरीका है कि हम मीडियम रवैया अपनाएं कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किन को करना है, और एक है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ें। तो ये आप मुझे सुझाव देंगे, वैसे करेंगे। नंबर 2, दूसरी बात कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस बेस्ट रहती हैं या मान लीजिए कि वीक में 3 दिन 3 घंटे अपन लाइव क्लास रख लें रिकॉर्डेड के बजाय, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। क्योंकि लाइव का मुझे अभी तक इसका सिस्टम का पता नहीं है कैसे क्या रहता है। बाकी बात एक ही है, मेहनत वही होनी है। तो आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे कि रिकॉर्डेड ज़्यादा बेस्ट रहता है या लाइव वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो आप हमारे अवनी एजुकेशन ऐप के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपने जो चार्ट वगैरह है उस पर आप सुझाव सजेशन दे सकते हैं। आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको अनावश्यक चर्चाएं नहीं करनी है, अनावश्यक कोई क्वेश्चन नहीं भेजना है। वो जो है वो सब प्रश्नों के जवाब आपको इस कोर्स के साथ अपने आप मिल जाएंगे, यदि ईमानदारी से आपने मैंने जो बताया है, मैंने जो पढ़ाया है उसको करते रहे। बहुत टाइम है आपके पास अभी, तो कोशिश ये करें कि जैसे मैंने कोई वीडियो डाला है, जैसे मान लीजिए पहली यूनिट में करवा रहा हूँ, तो उसी को देखते समय आप अपने हस्तलिखित नोट्स खुद तैयार कर लीजिए। क्योंकि उससे डबल फायदा ये होगा, एक तो आपके पास वक्त है, आपका समय का यूज हो जाएगा, अपने हाथ से लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तैयारी है, आपको किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी समग्र मनोविज्ञान वाली बुक है वो बुक आप ले सकते हैं। समग्र मनोविज्ञान की जो बुक है, ये किताब जो है ये एक प्रकार से स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये किताब आप ले सकते हैं, ये ही एक प्रकार से नोट्स हो जाएंगे। और ये किताब नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है वो एक प्रकार से ये कर सकते हैं कि आप मैं जो पढ़ाऊंगा उस समय आप अपने नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि हो सकता है किताब से कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं बोलते समय लिखाऊं, कुछ नई चीज़ें मैं कम लिखाऊं, हो सकता है कि किताब में मैंने ज़्यादा डाल रखा हो, तो वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। बट कोशिश करेंगे साथ साथ में लिखें, आप तो रोक रोक के लिख लें। बाकी स्पीड में एकदम से डाउन रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से रिलैक्स मूड से एक एक चीज़ को समझना है, करना है। टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हो सकता है एक वीक में 2 से 3 घंटे की क्लासें आई हैं, फिर अगले वीक में आई हों, तो इस प्रकार से क्लासें आएंगी। आप ये चाह रहे हैं कि एक साथ ही 10 से 15 घंटे क्लास आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं फटाफट रिकॉर्ड करूँगा तो जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो आराम से रिलैक्स मूड में एक एक चीज़ को पढ़ना है कि एक टॉपिक बिंदु पढ़ लिया है, यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, तो एक एक चीज़ को बड़े आराम से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पहला जो टॉपिक है, पहली जो यूनिट है, उस पहली यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। पहली यूनिट में मैंने कहा था कि आपके टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रकृति उपयोगिता क्या है। अब वहाँ अधिगमकर्ता और शिक्षक के नज़रिए से उस टॉपिक को पढ़ना है। उसके साथ दूसरा टॉपिक डाल रखा है आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और एक डाल रखा है विद्यालय प्रभावशीलता। तो ये यूनिट तो अपने आप में डिफरेंट होगी 5 प्रश्नों की।
फिर बाल विकास वाली है तो वो रेट में जैसे टॉपिक थे, कुछ चीज़ें कॉमन है, वो कॉमन टॉपिक वो सेम आ जाएंगे, वहाँ मुझे क्या लगता है वो मैं डाल दूंगा। इसी प्रकार अधिगम है, अधिगम में मैंने रेट में जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ाया है, मैक्सिमम पढ़ा है, तो वो बिंदु सेम रहेंगे। अब वहाँ मुझे किन चीज़ों को ज़्यादा आपको बताना है तो वो मैं अलग से बता दूंगा, अलग से वीडियो डाल के, ठीक है। समायोजन सेम टॉपिक है, बुद्धि में हमें संवेगात्मक बुद्धि डिटेल से पढ़ना है तो वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ICT हमें अलग से पढ़ना है, पेडागोजी हमें अलग से पढ़ना है, तो किस लेवल पे कहाँ लेके जाना वो मेरे पे छोड़ दीजिए। मुझे आपको क्या पढ़ाना है, क्या देना है, कैसे पढ़ाना है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आपको इतना ही करना है कि जो चीज़ें बताऊं मैं, साथ के साथ आप अभ्यास करें, ठीक है। और हिस्ट्री वाला जो पार्ट है इस फर्स्ट पेपर में, स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, उन सब पार्टों पे भी मैं चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा। आपको कहीं भी इसको लेकर सोचने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आज अपन एक नॉर्मली पहली यूनिट शुरुआत कर रहे हैं, तो पहली यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं तो जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी पहला टॉपिक है आपका। नॉर्मली आपको रिट में ये नहीं पढ़ना था शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में हमें ये टॉपिक दोनों में ही हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कैसे इसका पे पर्सन बन सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। मान के चलिए यदि अपना RPSC के पेपर देखते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, एक कॉमन सी बात याद रखना, इस टॉपिक के ऊपर पूरे टॉपिक को पढ़ाऊंगा 3% आने हैं। कितने परसेंट की बता रहा हूं मैं? 3%। अभी मेरे बताने से नहीं हो जाएंगे कि सर 3% आ रहे हैं क्या। ये 3% आप पेपर उठा के देखोगे, आपको आइडिया लगेगा कि यहां से प्रश्न पूछे गए। अब किन बिंदुओं पे यहां से प्रश्न पूछ सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहां पे, एक तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशन, और डेफिनेशन में मैं कुछ डेफिनेशन बताऊंगा। परिभाषाओं पे 1% लगभग तय है कि आएगा, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रकृति पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। मनोविज्ञान की विधियां, मनोविज्ञान की उपयोगिता, मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये नॉर्मली ये बिंदु है। नॉर्मली हमें इन चीज़ों के ऊपर पढ़ना है इस टॉपिक में, जहां से 3 प्रश्न आने हैं, ठीक है। परिभाषा में जैसे हमने पढ़ लिया, स्किनर एंड करो की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। मतलब स्कूल लेक्चर का लेवल अलग हो जाएगा। RPSC अब तक रेट में हमने बोर्ड के लेवल को लेकर चला, बहुत चीज़ें अलग पढ़ी, यहाँ RPSC को लेवल को चला। RPSC में मैं जो चीज़ें बताऊंगा वहीं से प्रश्न आने हैं, ये याद रखना, बिलीव रखिएगा, ठीक है। प्रकृति, नेचर, मनोविज्ञान की प्रकृति, विकास कैसे हुआ, तो विकास और नेचर एक ही बात है। क्षेत्र, हम मनोविज्ञान में किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन नहीं करते हैं। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय क्या है, गेस्टाल्टवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद क्या है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, मानवतावाद क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ विधियां, और मनोविज्ञान की उपयोगिता अधिगमकर्ता के लिए क्या है और अध्यापक के लिए क्या है। तो ये नॉर्मली मोटा मोटा बिंदु है जिसको 3% जहां से आएंगे, और इन 3 प्रश्नों को आपको इस टॉपिक के तहत पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत अपन बेसिक चर्चा आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में जो कर रहे हैं वो बहुत बेसिक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं जहां से प्रश्न आएगा, ठीक है। हर एक बिंदु के साथ चर्चा करता जाऊंगा, बता जाऊंगा ये प्रश्न आ चुका है और ये आ सकता है, हर डिस्कशन करूंगा आराम से। जैसे अपन शिक्षा मनोविज्ञान, अपने टॉपिक का नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान यदि आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि साहब शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, शिक्षा और मनोविज्ञान को, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। शिक्षा, शिक्षा संस्कृत की 6 धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 6 धातु से, और इसका मतलब होता है सीखना। क्या मतलब होता है? सीखना। यानी बेसिक प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति किस धातु से हुई है? शिक्ष से हुई है, और शिक्ष का मतलब क्या होता है? सीखना, लर्निंग। और सीखने का मतलब जानते हैं कि जो मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है और वांछित परिवर्तन आ रहा है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं? लर्निंग बोलता हूं। तो सीखने का मतलब व्यवहार में होने वाला क्या है? परिवर्तन। अब ये जो सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग जो प्रोसेस है शिक्षा की, इसमें एक व्यक्ति हुए हैं जॉन एडम्स। कौन हुए? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स तो ये कहता है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसके 2 तत्व हैं। कौन कौन? शिक्षक और छात्र। लिख सकते हैं आप। जॉन एडम्स ने 2 पात्र माने हैं, शिक्षक और छात्र। जॉन एडम्स कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया के 2 पार्ट हैं। कौन कौन है? एक शिक्षक है और एक छात्र है। यानी शिक्षा को इसने द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। कौन सी प्रक्रिया माना है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। तो एक नॉलेज की बात बता रहा हूं मैं आपको कि जॉन एडम्स ने शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया कहा है?
तब आपके दिमाग में आएगा कि सर जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है और इसने कहा है कि दो ही पक्ष हैं इसके, एक शिक्षक है और दूसरा कौन है, छात्र है। ये किसने कहा है, जॉन एडम्स ने। तो आप ये लिख सकते हैं, जॉन एडम्स का लिख सकते हैं। जॉन एडम्स ने सीखने के या शिक्षा के दो तत्व माने हैं, और पहला है शिक्षक और दूसरा है छात्र। पहला कौन है, शिक्षक है, दूसरा कौन है, छात्र। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहें आप, ये तो लिख लिया होगा आपने, जॉन एडम्स ने क्या कहा है, दो पात्र मान है, शिक्षक और छात्र। यहां एक चीज और याद रखना, जॉन डीवी। अब जॉन डीवी के ऊपर कितने प्रश्न बन सकते हैं, दुनिया भर के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जॉन डीवी पे 2012 स्कूल लेक्चर में एक प्रश्न आ गया, शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है, वहां प्रश्न था और ऑप्शन में जॉन डीवी था। तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी शिक्षाविद है, और इनको प्रथम शिक्षाविद माना जाता है, याद रखना, प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक अवधारणा दी थी प्रगतिशील शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा मतलब क्या होता है, जहां बालक प्रधान हो। कौन प्रधान हो, बालक प्रधान, ये प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, इनकी किताब थी स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय तथा समाज, विद्यालय तथा समाज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। ठीक है, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है, प्रथम शिक्षाविद माने जाते हैं, विद्यालय समाज किताब का नाम है, और शिक्षा को इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। क्या माना है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें इन्होंने कहा कि शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या समाज। ठीक है, ये इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। जहां मैंने जॉन एडम्स आपको पढ़ाया, तो जॉन एडम्स से मैंने आपको बताया कि जॉन एडम्स शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानता है, लेकिन ये आपका जॉन डीवी, जिनको प्रथम शिक्षाविद माना जाता है, याद रखना, ये से प्रश्न आते हैं कि मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है, मनोवैज्ञानिक कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि, तो आपको ये याद रखना है कि जॉन डीवी जो है वो क्या है, प्रथम शिक्षाविद है। ठीक है, और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है, प्रथम शिक्षाविद माने जाते हैं, और विद्यालय तथा समाज इनकी क्या है, बुक्स का नाम है, और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने माना था, जिसमें इन्होंने शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या समाज, ये प्रक्रिया इन्होंने 3 आयाम इन्होंने बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम समाज जो है, इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लें, जॉन डीवी वाला। जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद हैं और इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा मतलब होता है जिसमें बालक प्रधान होता है। ठीक है ना, शिक्षा को लोकतांत्रिक रूप से माना इन्होंने कि शिक्षा में बच्चे का स्थान मुख्य होना चाहिए, और ईश्वर जो शिक्षक जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि, याद रखना। शिक्षक जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जॉन डीवी, जॉन एडम्स का मत। जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद, प्रगतिशील शिक्षा, बालक प्रधान है, विद्यालय तथा समाज किताब का नाम है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, समाज को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, और इन्होंने कहा था कि बालक प्रधान लोकतांत्रिक शिक्षा की बात, या आप ये भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले पहले शिक्षाविद कौन है, जॉन डीवी। शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने का पहला प्रयास किसने किया, जॉन डीवी। ठीक है, तो शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास, शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने का प्रयास किसने किया था, जॉन डीवी ने किया था। ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, जॉन एडम्स हो गया, जॉन डीवी हो गया, ये दोनों याद रखना। ठीक है, अब देखिए शिक्षा की अपन बात करते हैं, इसके एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे, ये तो बेसिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। ये तो लिख लिया होगा आपने, जॉन डीवी, लोकतांत्रिक शिक्षा, जनतांत्रिक शिक्षा, प्रथम शिक्षाविद, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। अब यहां एक चीज और आती है, एजुकेशन जो शब्द है, ठीक है ना, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन, इसकी लैटिन भाषा के एडुकेटम से उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, एडुकेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछता है, एडुकेटम। ये लैटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा शब्द है, देखो यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये लैटिन का है कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ये नॉर्मली जो है ग्रीक और लैटिन, ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, याद रखना क्या है, दो अलग अलग भाषाएं हैं। और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो साइकी प्लस लोगोस, वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है, और एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो लैटिन भाषा से। तो एडुकेटम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है ई प्लस डूको,
इसका मतलब क्या होता है, ई प्लस डूको। ई का मतलब होता है इंटर, डूको का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब अंदर से बाहर निकालना। क्या निकालना, अंदर से बाहर निकालना। यानी शिक्षा वो है जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को क्या निकालती है, बाहर निकालती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द पे बहुत बार प्रश्न आरपीएससी स्कूल लेक्चर में पूछा गया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, एडुकेटम। और एडुकेटम किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। इसका मतलब क्या होता है, ई प्लस डूको। ई का मतलब है इंटर, डूको का मतलब है बाहर निकालना, यानी अंदर से बाहर निकालना। क्या निकालना, अंदर से बाहर निकालना। ये किसका कार्य है, ये एजुकेशन का कार्य है। किसका कार्य है, ये एजुकेशन का कार्य है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ई प्लस डूको से हुई है। और ई प्लस डूको किस भाषा के हैं, एडुकेटम लैटिन भाषा का है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अंदर से बाहर। बाकी इसके 2-3 अर्थ और भी मान जाते हैं, जैसे एडुसियर, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, एडुसियर, एडुकेयर, ठीक है, ये भी शब्द माने जाते हैं। लेकिन इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप तो एक ही शब्द याद रखें, वही पढ़ना है जो आवश्यक है, अवांछित नहीं पढ़ना है। एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है, ई प्लस डूको अंदर से बाहर निकालना। ये बस ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये एजुकेशन शब्द की जो है वो उत्पत्ति शब्द के ऊपर अपने चर्चा की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई प्लस डूको एडुकेटम अंदर से बाहर निकाल, ये लिख लीजिएगा। एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है, ई प्लस डूको अंदर से बाहर निकालना, ये याद रखना। एडुसियर भी है, लेकिन एडुसियर और ये शब्द जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं, याद रखना, ठीक है ना। एडुसियर है, एडुकेयर है, एडुकेयर का मतलब आगे बढ़ाना होता है, एडुसियर का मतलब विकसित करना होता है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण शब्द नहीं है, नॉर्मली शब्द है, याद रखना। अब यहां मैं एक चर्चा और कर रहा हूं, अपन पढ़ ही रहे हैं तो है कि चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। एजुकेशन का मीनिंग, अर्थ जो होता है वो सीखना होता है, लेकिन इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है ट्रिपल आर और एक होता है 4H, यानी कि एक संकीर्ण अर्थ और एक व्यापक अर्थ। 2 कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं, संकीर्ण अर्थ और एक व्यापक अर्थ, ठीक है। जब संकीर्ण अर्थ की अपन बात करेंगे शिक्षा के, कि शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है, तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है जो निर्धारित समय तक चलती है, ठीक है ना। जो निर्धारित समय या निर्धारित स्थान, निर्धारित समय निर्धारित स्थान तक चलने वाली एजुकेशन क्या है, संकीर्ण शिक्षा है। और व्यापक का मतलब होता है जिसको आप समय और स्थान से बांध नहीं सकते, ठीक है ना, जो समय स्थान से परे है, ठीक है ना, समय और स्थान से जो परे है, यानी कभी भी किसी भी समय आप सीख सकते हो, वो शिक्षा का कौन सा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। तो संकीर्ण अर्थ का तो मतलब ये हो गया कि जो निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पे एजुकेशन होती है वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ माना जाता है। और व्यापक अर्थ का मतलब है जिसको समय और स्थान से अपन बांध नहीं सकते, वो शिक्षा का कौन सा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। तो माइंड में रखना है, ये कोई जरूरी नहीं एग्जाम में आएगा, एक समझने वाली बात है कि शिक्षा के संकीर्ण अर्थ का मतलब है जो निर्धारित समय और निर्धारित स्थान तक चलेगी, और व्यापक अर्थ का मतलब है जिस पे समय स्थान लागू नहीं होता, कभी भी किसी भी स्थान पे हम बैठ के ग्रहण कर सकते हैं। अब यहां में जो 2 शब्द मैंने लिखे हैं, ट्रिपल आर और 4H, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है, पढ़ना, रीडिंग, ठीक है, लिखना, राइटिंग, और तीसरा आ रहा है अर्थमेटिक, गणना करना, ठीक है ना, अर्थमेटिक। ये 3 आर हैं। नॉर्मली जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी, अब ये दो अलग चीजों की चर्चा कर रहा हूं। संकीर्ण अर्थ में मैं बात कर रहा हूं कि निर्धारित समय और निर्धारित स्थान तक रहने वाली शिक्षा। व्यापक शिक्षा का मतलब है जिसपे समय स्थान लागू नहीं होता, कहीं भी किसी भी जगह हम पढ़ सकते हैं। यही मैं बात कर रहा हूं, शिक्षा के 2 अर्थ की ओर बात कर रहा हूं। ये ट्रिपल आर जो है शिक्षा का नैरो मीनिंग है। क्या है ये, नैरो मीनिंग है, संकीर्ण अर्थ है, याद रखना। कौन सा अर्थ है, संकीर्ण अर्थ। और ये जो 4H है वो क्या, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। यहां व्यापक का अलग मतलब है, यहां व्यापक का अलग मतलब है, यहां संकीर्ण का अलग मतलब है, नीचे वाले संकीर्ण का अलग मतलब है। ट्रिपल आर, प्राचीन जो एजुकेशन सिस्टम था वो यही था कि जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत लिखना आता था, जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, और जो थोड़ा बहुत जोड़ बाकी अपना हिसाब किताब कर लेता था, कि गांव में एक धारणा थी कि भाई फलानो आदमी भी लिखनो आवे, फलाना आदमी ने पढ़नो भी आवे, और फलानो आदमी भाई हिसाब किताब कर लो, बिकन चालो, वो पढ़ो लिखो शिक्षित आदमी है। तो एजुकेशन की जो मूल मीनिंग था पहले प्राचीन काल में वो ट्रिपल आर था, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। रीडिंग यानी पढ़ना आता है, राइटिंग यानी लिखना आता है, और अर्थमेटिक यानी जिसको कैलकुलेशन करने आती है, हिसाब किताब करना आता है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी है, ट्रिपल आर है।
वो क्या है, ट्रिपल आर है। और 4H का मतलब क्या था, जो वर्तमान शिक्षा है। आप सब ने बीएड की, और बीएड की तो एक शब्द बार बार आपके दिमाग में आता था, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की अवधारणा। ये सर्वांगीण विकास की अवधारणा क्या है, ये 4H थी। हेड का मतलब मानसिक विकास, हेड का मतलब भावात्मक विकास, हैंड का मतलब क्रियात्मक विकास, और हेल्थ का मतलब है शारीरिक विकास। यानी जिसमें 4H हैं वो वर्तमान शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है। जिस शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास हो वो 4H कहलाती है, जो महात्मा गांधी ने दिया। समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल आर तो क्या हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, गणना करना हो गया। और 4H क्या है, हेड का मतलब क्या है, मानसिक विकास। कौन सा विकास, मानसिक विकास। हेड का मतलब क्या है, भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है हैंड का मतलब क्या है, क्रियात्मक विकास, गामक विकास, क्रियात्मक विकास। और चौथा एच क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, शारीरिक विकास। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ये 4H का कॉन्सेप्ट है जो गांधी जी ने दिया। किसने दिया, जो गांधी जी ने दिया, ये 4H है। तो वर्तमान एजुकेशन क्या है, 4H है। ट्रिपल आर क्या थे, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। जो हमारा संकीर्ण शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा थी, वो ट्रिपल आर तक सीमित थी। और जो वर्तमान शिक्षा है वो 4H है, हेड, हैंड और हेल्थ। ठीक है। संकीर्ण का मतलब निर्धारित समय तक चलने वाली होगी, व्यापक का मतलब समय स्थान से। तो आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, लिख लो। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण अर्थ में लिखो, निर्धारित समय या स्थान तक रहने वाली शिक्षा, निर्धारित समय या स्थान तक रहने वाली शिक्षा, निर्धारित समय या स्थान तक रहने वाली शिक्षा, निर्धारित समय स्थान तक रहने वाली शिक्षा। और व्यापक में लिख लेंगे, जो समय स्थान से परे हो, जो समय व 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 स्थान से परे हो, समय स्थान से परे हो। ठीक है, याद रखना। ये तो दो अर्थ हो गए। फिर आप लिखना शिक्षा के संकीर्ण अर्थ में ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, पढ़ना, रीडिंग, लिखना, राइटिंग और गणना करना, नहीं अर्थमेटिक। ये प्राचीन शिक्षा थी, ट्रिपल आर, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। ये प्राचीन शिक्षा ट्रिपल आर थी। ठीक है। तो लिखना, पढ़ना और गणना करना भी शिक्षा के संकीर्ण अर्थ में आता है, और निर्धारित समय स्थान तक माना गया उसको भी शिक्षा का संकीर्ण अर्थ माना गया। तो पढ़ना, लिखना और गणना करना, ये दोनों ही शिक्षा के क्या हैं, ट्रिपल आर है। और फिर आप क्या लिखेंगे, 4H। 4H में क्या आएगा, 4H में आएगा हेड मानसिक विकास, हेड भावात्मक विकास, हैंड क्रियात्मक विकास और हेल्थ शारीरिक विकास। हेल्थ शारीरिक विकास, ये 4H का कॉन्सेप्ट था। समझ में आ गया। ट्रिपल आर क्या है, 4H क्या है, ट्रिपल आर क्या है, 4H क्या है। ट्रिपल आर, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, 4H हेड, हैंड और हेल्थ। ये शिक्षा के दो अर्थ थे। अब इस बिंदु के साथ में अंतिम रूप से दो बातें और जाननी है आपको। एक तो शिक्षा बिंदु पे प्रश्न यहां से एडुकेटम पे पूछा गया है, एक शिक्षा की डेफिनेशन पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और एक प्रश्न जो है वो प्रगतिशील शिक्षा पे प्रश्न पूछा गया है। ये तीन ही बिंदु पे प्रश्न पूछे गए, तो इन तीनों को आपको जरूर याद रखना है, बाकी कुछ आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं परिभाषा के अंतिम रूप से चर्चा कर रहा हूं। परिभाषा में आपको क्या देखना है, शिक्षा की डेफिनेशन में आप एक तो विवेकानंद की डेफिनेशन याद रखना, स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन याद रखना। स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है, ये याद रखना। बस छोटी सी परिभाषा है, मनुष्य में अंतर्निहित, ठीक है ना, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये किसने कहा है, ये विवेकानंद जी ने। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति जो आपके अंदर है उसको संपूर्ण रूप से बाहर निकाल देना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है। एक गांधी जी की परिभाषा थी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है ना, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास के अभिव्यक्ति से, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से, अभिव्यक्ति से। दो परिभाषा लिखा रहा हूं,
विवेकानंद कहते हैं मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। लिख लें साथ साथ, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। और गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा तात्पर्य, गांधी कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास के अभिव्यक्ति से है। शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास के अभिव्यक्ति से। किसने कहा है? गांधी ने कहा। ये दो डेफिनेशन ऐसी हैं जो जरूर देखनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इस बिंदु के ऊपर अपन चर्चा और विस्तृत रूप से अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये एक बेसिक बिंदु था जिसको आपको जानना था, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसकी अगली कड़ी में मैं और एजुकेशन पे चर्चा और मनोविज्ञान से इसको जोड़ के आपको समझाता हूँ।